गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे बसंत चैप्टर 10 अपूर्व अनुभव। मतलब ऐसा अनुभव जो उससे पहले कभी भी ना हुआ हो। तो इस चैप्टर में जो है दो बच्चे रहते हैं। वे बच्चे जो है उनके गांव का ये मतलब गांव में ये खेल फैला हुआ था कि सबका अपना अपना एक पेड़ होता था और सब जो है अपने अपने पेड़ को अपना घर समझते थे और पेड़ में जा जा करके बैठते थे। लेकिन एक तमोए नाम के गांव में जो है तोतो चांद जो रहता था, तोतो चांद रहता था। उसके पैर में पोलियो था और पोलियो होने की वजह से जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। उसके मित्र ने उसे पोलियो से उसे जो है या तोतो चांद और यास्की चांद दोनों मित्र रहते हैं। तो उसमें से एक को पोलियो था तो दूसरे मित्र ने उसे पेड़ में चढ़ाने का भरसक प्रयास किया और जितनी मेहनत करके वे जब वह पेड़ पर उसे चढ़ा लिया तो उसे बहुत ही खुशी हुई। इस खुशी का उसे ठिकाना नहीं था। ऐसी खुशी उससे पहले उसने कभी प्राप्त नहीं की थी। उसने चढ़ने की, एक मित्र को पेड़ में चढ़ने की खुशी प्राप्त हुई और दूसरे को पेड़ में चढ़ाने की खुशी प्राप्त हुई। इसलिए दोनों को अपूर्व अनुभव हुआ। इससे पहले उन्हें ऐसा अनुभव कभी भी नहीं हुआ था। ठीक, चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। उस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चांद के माता पिता को था और ना ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। तमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहुनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दूसरी शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यह तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पूछना चाहते थे। यासुकी चांद को पोलियो था, इसलिए तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। तो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर देने चोकू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, और उसने बताया। तब तोतो चांद स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में के पास मिला और गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चांद उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को यह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी और यासुकी चांद भी हंसने लगा। तो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तनिष के सहारे ऐसे लगाया उससे वह दूसरी शाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की आवाज़ करो। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना चढ़ाए अपने से नहीं चढ़ सकता था। इस पर तोतो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद के पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चांद थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया।
तो चांद को पहली बार लगा कि काम इतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई और उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक टिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबदर तो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था और उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा है। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। उसने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुँच गया। और इस तरह जो है यासुकी चान और तो चान का कार्य पूरा हो गया और इस तरह वे पेड़ पर पहुंच गए। हुर्रे पर इसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगा और तो चान की रुलाई छूटने को हुई और उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। उसने तो पहले से सोच लिया था कि उसे अपने पेड़ पर बुला करके दुनिया की तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ में वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही और तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर बड़ी खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उससे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। वह अपने नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा खींच के बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। देखिए, यहाँ पर कड़कती धूप से बचा रहा था बादल, मतलब कि देखिए, जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो भगवान भी मदद करते हैं। तो जैसे वे कड़ी मेहनत करके अपना कार्य संपन्न करने की कोशिश कर रहे थे तो बादल आ करके उनको धूप से बचा लेता था। पसीने से तरबदर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चान ने सम्मान से झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। और इस तरह जब उसने पेड़ में चढ़ा लिया तो उसने कहा, तुम्हारे पेड़ पर मेरा स्वागत है। इस चैप्टर में कहीं पर तो चान लड़की के लिए कहता है और कहीं लड़का कहता है, इसलिए हम इस चैप्टर में जो तो चान है और यासुकी चान है दोनों को हम लड़के मानकर ही इस कहानी को पढ़ते हैं कि दोनों दोस्त हैं तो चान और यासुकी चान, और किस तरह वे अपने पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करते हैं और पेड़ पर कितनी कठिनाई से वे चढ़ पाते हैं। तो चान और यासुकी चान जो है दोनों भरसक प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि अब कैसे इसको पेड़ पर चढ़ाया जाए, क्योंकि उसे पोलियो है जिस वजह से पेड़ पर चढ़ाना कठिन हो रहा था। तो उसने पहले तो वो सीढ़ी लेकर आया, लेकिन सीढ़ी से चढ़ा नहीं पा रहा था, तो दौड़ा छत पर गया और छत में देखा, चौकीदार के छत पर देखा कि एक तिपाई सीढ़ी पड़ी हुई है, मतलब 3 पैरों वाली सीढ़ी पड़ी हुई है। और उस 3 पैरों वाली सीढ़ी पर में चढ़ाने का प्रयास किया और वो धीरे धीरे चढ़ गया। और जब वो चढ़ रहा था तो बादल का टुकड़ा आ जाता और एक बादल का टुकड़ा आ जाता और धूप से उन्हें बचा लेता और दोनों का प्रयास सफल हुआ। दोनों पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़ करके उसने कहा, तो मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है।
यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया और तब उसने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसी दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी और जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसी झलक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, उसका ऐसा अनुभव मतलब उसे पहली बार हुआ कि पेड़ पर चढ़ना ऐसा लगता है। यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की बातें करते रहे, गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। वो बताते हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं मेरी बहन अमेरिका में रहती है और कहती है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वे कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह भी सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, तो उसे लगा कि एक डिब्बे में कैसे आ जाएंगे। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चांद ने ही तो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ये पहला और अंतिम मौका था क्योंकि उससे तो अपने से तो बनता नहीं था। ठीक है, इसे किसने लिखा है? तेत्सुको कुरियानागी और अनुवाद पूर्वा यागी कुशवाहा। उन्होंने जो है तो चांद और यासुकी चांद को दोनों को अपूर्व अनुभव मिला। उस एक को पेड़ में चढ़ने का अनुभव मिला कि पेड़ में चढ़ के कितनी प्रसन्नता होती है, और दूसरे को चढ़ाने का अनुभव मिला कि मैंने जो ठाना मैंने उसे पूरा कर लिया। और दोनों मित्र जो है पेड़ की शाखा पर बैठे हुए बढ़िया मज़े से गप्पे मार रहे थे। और टेलीविज़न का उस समय आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसने पहली बार ही टेलीविज़न के बारे में उसे बताया था। ठीक है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, समझिए। जो नहीं समझ में आता डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।